हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। और पिछले लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को पूरा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं को। यूकैरियोटिक कोशिकाएं शुरू होने जा रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि यू मतलब विकसित, कार्योन मतलब केंद्रक वाली, विकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं। ससीम केंद्रीय कोशिकाओं, हिंदी में भी इसका मतलब समझ लेते हैं। ससीम, सहसीम यानी कि सीमा से, सीमा सहित केंद्रक, सीमा सहित केंद्रक। सीमा यानी कि झिल्ली, झिल्ली सहित केंद्रक यानी कि ऐसा केंद्रक जिसके ऊपर झिल्ली हो। इस प्रकार की कोशिकाओं को हम कहते हैं ससीम केंद्रीय कोशिकाएं। अब जो है इन कोशिकाओं की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये कोशिका जो है मोनेरा को छोड़कर सभी में पाई जाती है। प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप में, जंतु में। और इस कोशिका के अंदर सभी प्रकार के झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं थे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक नहीं थे, तो वो इस प्रकार से अंदर से अलग अलग कक्ष नहीं थे। लेकिन इस कोशिका में क्या है, अलग अलग जो है झिल्ली युक्त अंगक पाए जाएंगे, तो अलग अलग जो है छोटे छोटे कक्षक बन जाएंगे, तो ये कक्ष युक्त होती है। और ये जो है सभी में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। प्रोकैरियोटिक की तरह इसका मूलभूत संरचना समान नहीं है। ये जो है पादप में अलग पाई जाएगी, जंतु में अलग, कवक में अलग। तो सभी को हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित, कुछ इस तरीके से। गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहता है। और दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक में क्या था, आनुवांशिक पदार्थ जो है ऐसे फैला हुआ था, कोशिका झिल्ली तक नहीं थी, गुणसूत्र तो दूर की बात। ये जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल इनमें पाया जाता है। देखिए कोशिकीय कंकाल जो है ये अभी हम पढ़ेंगे इनके अंदर, ठीक है। कोशिका के अंदर जो कंकाल पाया जाता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करते हैं। और जटिल गतिकीय किस प्रकार होती है कि इनमें जो है गति करने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा अमीबा, अमीबा का उदाहरण ले लेते हैं। अमीबा, अमीबा के अंदर कूटपाद होते हैं, कूटपाद। कूट मतलब नकली, नकली पैर, नकली पैर, ये गति कर सकती है इससे। और इन कोशिकाओं के अंदर जो है पक्षमाभ पाए जाते हैं, पक्षमाभ। और कशाभिकाएं, कशाभिकाएं जो कि प्रोकैरियोटिक में भी थी, लेकिन इनमें जो है 9+2 के अरेंजमेंट में विन्यास होता है इनका, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें देख ली। अब हम देखते हैं कि इसका जो है साइज कितना होता है। तो अब देख लेते हैं इनकी साइज को। साइज जो हम बहुत बार देख चुके हैं, 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है प्रोकैरियोटिक का, और इससे लगभग 10 गुना ज्यादा यानी कि 10 से 20 माइक्रोमीटर जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अगर हम देखें तो बहुकोशिकीय जीवों की जो कोशिका होती है वो अक्सर छोटी होती है, और एक कोशिकीय जीवों की जो कोशिका है वो अक्सर बड़ी होती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही कोशिका है और उसी में सारे काम करने हैं। पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, सब कुछ, गति भी उसी से करनी है। तो सारे काम एक ही कोशिका से करने हैं। तो एक कोशिकीय जीव की जो कोशिका होती है वो जनरली थोड़ी सी बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा की बात करें तो एक अमीबा की स्पीसीज है अमीबा प्रोटियस। ये जो है एक कोशिकीय जीव में सबसे बड़ी कोशिका है, जिसकी साइज होती है लगभग 1 mm या फिर 1000 माइक्रोमीटर बोल सकते हो। 1 mm का मतलब होता है, आप स्केल में देखते होंगे, आपके पास स्केल होगा इस प्रकार से, उसके अंदर छोटे छोटे जो है 1 mm के जो है बने रहते हैं। 1 सेमी में 10 mm होते हैं, यानी कि इतनी बड़ी नहीं होती, सॉरी इतनी छोटी नहीं होती। इसको हम आंखों से देख सकते हैं आराम से। तो ये एक ऐसी कोशिका है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। और जीव कितना बड़ा है इसके ऊपर कोशिका का आकार बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। यानी कि जीव अगर कितना भी बड़ा है, कितना भी छोटा है, तो कोशिकाओं का साइज नॉर्मली रहता है। जैसे मान लो एलिफेंट जो है,
एलिफेंट की कोशिका है वो भी बराबर होगी एक नॉर्मल कोशिका के। एलिफेंट का साइज बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट की कोशिकाएं बड़ी है, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मिलके उसका बड़ा शरीर बना रही है, लेकिन कोशिकाओं की साइज नॉर्मली रहती है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जीव की साइज कितनी है। बहुकोशिकीय की बात कर रहा हूं मैं। और इस इतनी साइज ह्यूमन की रहेगी। ह्यूमन में लगभग ऐसा एक रफली आइडिया माना जाता है कि अगर 80 kg का ह्यूमन है तो उसके अंदर 60,000 बिलियन कोशिकाएं जो है अप्रोक्सीमेटली पाई जाती है। यानी कि लगभग इतनी कोशिकाएं जो है पाई जाती है। ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे थोड़ी कम या ज्यादा भी हो सकती है। तो ये हमने जो है साइज के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे प्लांट कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। कवक के बारे में जो है एनसीईआरटी ज्यादा बात करती नहीं है, तो हम प्लांट और जंतु कोशिका के बीच के अंतर पहले देख चुके हैं। अब हम उनका डायग्राम देखेंगे और डायग्राम में ही अंतर देखेंगे। तो ये है प्लांट सेल का डायग्राम और ये है एनिमल सेल का डायग्राम। देखते हैं इन दोनों में क्या क्या अंतर है। पहले प्लांट सेल को देख लेते हैं। इसमें जो है ये कोशिका भित्ति पाई जा रही है एक, उसके अंदर पाई जा रही है झिल्ली, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो है एक कोशिका झिल्ली ही पाई जा रही है, कोई भी प्रकार की भित्ति नहीं है। और इसके अंदर केंद्रक है, केंद्रिका है, इसके अंदर भी है। ईआर है, यहां भी है। आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, और ये चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका, ठीक है। जो केंद्र के पास है यहाँ से राइबोसोम बनते हैं और इसके ऊपर चिपक जाते हैं, तो ये खुरदरी हो जाती है। जबकि ये जो दूर है ये चिकनी रहती है अंतःपृथ्वी जालिका, ये भी दोनों में है। गोल्जी उपकरण, ये भी दोनों में है। पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, सारे दोनों में है। राइबोसोम ध्यान रखना दोनों में है। सूत्रकणिका भी दोनों में है। लेकिन इसके अंदर जो है ये हरित लवक है जो कि इसके अंदर नहीं है। इसमें जो है सूक्ष्मकाय है जो कि प्लांट सेल में नहीं है। लाइसोसोम भी दोनों में है। और जो है मेन जो भी यहाँ पर थे, सूक्ष्म नलिका है, एक्टिन तंतु है, और जो मेन अंगक थे वो हम यहाँ पर देख चुके हैं, प्लांट सेल के और एनिमल सेल के। तो अब हम जो है पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली में कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली जो है इसको हम प्लाज्मा झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये जो है सार्वभौमिक अंगक है, यानी कि सभी प्रकार की जीव में पाई जाती है। हमने देखा प्रोकैरियोटिक में पाई जा रही है, यूकैरियोटिक में पाई जा रही है, यानी कि सब में पाई जा रही है। और इसका और सार्वभौमिक अंग क्यों है? क्योंकि इसका काम है कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य को वातावरण से अलग करना। ये जो कोशिका द्रव्य होता है ना, जहाँ पर जैविक क्रियाएं होती है, इसको वातावरण से अलग करना। यानी कि अब इसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अलग जीव हूँ, जीव की ये सीमा है। ये सीमाएं जो है झिल्ली निर्धारण करती है। अगर ये ना हो तो ये जो कोशिका द्रव्य है ये पानी में घुल जाएगा, इसको खुद को ये नहीं पता रहेगा कि इस कोशिका की कितनी सीमाएं हैं, ठीक है। तो ये वातावरण से अलग करती है, एक दूसरी कोशिकाओं से अलग करती है, सीमाएं निर्धारण करती है कोशिकाओं की। और जो है संवेदक, जैसे कोई हार्मोन हो गया, एंटीबायोटिक है, इनके प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करती है। जैसे कोई हार्मोन आया तो उसके प्रति प्रतिक्रिया कर दी, और कोई एंटीबायोटिक आया उससे लड़ना, इन सब में मदद करती है। ये अत्यंत पतली, कोशिका भित्ति मोटी होती है, ये अत्यंत पतली होती है। लचीली, बिल्कुल लचीली होती है, सजीव होती है। जबकि जो कोशिका भित्ति है वो लचीली नहीं, कठोर होती है, निर्जीव होती है, गतिशील नहीं होती, और मोटी होती है, पतली नहीं होती। सारी चीजें जो है इसकी कोशिका भित्ति से उल्टी है। और ये जो है चयनात्मक परिवहन अवरोध है। जीव के लिए ये एक प्रकार का अवरोध है परिवहन के लिए। कैसा अवरोध? चयनात्मक, यानी कि चयन से कि कौन बाहर जाएगा कौन अंदर आएगा। जैसे मान लो निकास की बात करें तो अपशिष्ट, और प्रवेश की बात करें तो पोषक तत्व।
तो अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो झिल्ली जो है ये होती है तरल मोजेक। तरल मोजेक का मतलब इसमें जो है ये तरल की तरह होती है एक, ठीक है, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बनी होती है। तो ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बनी होती है। एक प्रोटीन है, एक है कार्बोहाइड्रेट और एक है लिपिड। तो ये जो है तरल मोजेक के जैसे होते हैं, तरल के जैसे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल कठोर नहीं होते। तो लिपिड जो है 2 प्रकार का है, एक है फॉस्फोलिपिड और एक है कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड है, ये मुख्य लिपिड है, और कोलेस्ट्रॉल जो है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है केवल, ये बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। और इनका जो अनुपात है प्रत्येक कोशिका में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन सब में जो है मूलभूत तरीके से देखें तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ही बनी होती है। और आरबीसी जो है इसको स्टडी के लिए चुना गया। जब कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया तो इसके लिए आरबीसी को चुना गया। क्यों? क्योंकि ये जो है आसानी से मिल जाती है और इसके अंदर जो है कोई भी दूसरे कोशिकांग नहीं होते, तो दूसरे कोशिकांगों की झिल्लियां भी नहीं होती, तो जो है कोशिका झिल्ली का अध्ययन आसान हो जाता है इससे। और अपेक्षाकृत कठोर झिल्ली है इसकी, दूसरों से थोड़ी सी कठोर है, इसलिए आरबीसी को चुना गया। अब बात करते हैं इसमें जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की जो मात्रा है वो किस प्रकार है। आरबीसी में प्रोटीन होता है 52%, लिपिड होता है 40% और कोलेस्ट्रॉल 8% है। और वहीं दूसरी तरफ अमीबा की अगर मैं बात करूं तो ये जो है 54%, इससे 2% ज्यादा, ये भी इससे लिपिड भी 2% ज्यादा और कोलेस्ट्रॉल 4% कम है। यानी कि अनुपात जो है किसी भी कोशिका का अलग अलग हो सकता है। और किस आधार पे, जैसे मान लो कोई कोशिका है जो ज्यादा क्रियाशील है, उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन पाया जाएगा। जैसे जैसे एक्टिविटी इंक्रीज होती है प्रोटीन भी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके अंदर 2 लेयर पाई जाती है, एक इनर लेयर और एक आउटर। इनर के अंदर जो है ज्यादा एक्टिविटीज होती है, इसलिए इसमें ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का जो रेशियो है इसके अंदर ज्यादा होता है। जबकि आउटर लेयर के अंदर जो है कम प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि इसके पास ज्यादा काम नहीं है, इसमें बहुत कम एक्टिविटीज होती है। तो हमने देखा तो कोशिका जो है वो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी जो कुछ इस तरीके से ब्रांच होती है, कुछ बिना ब्रांच के होते हैं, इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात करें अगर लिपिड की तो इसमें जो है फॉस्फोलिपिड, ये जो है मुख्य लिपिड होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है मुख्य नहीं है, वो कहीं कहीं पाया जाता है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड जो है इसके अंदर एक तो होता है सिर, और जो है पीछे इस प्रकार से पुच्छ भाग होता है। यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोरस अणु पाया जाता है, और ये जो है कार्बन की चेन है, कार्बन श्रृंखला है, जो कि अध्रुवीय होती है। कार्बन श्रृंखलाएं कैसी होती है? अध्रुवीय होती है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सिंगल बॉन्डेड है। तो ये जो है जल भीरू होती है, यानी कि ये जो है जल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ जो इसका सिर भाग है, ध्रुवीय शिरा, ये होता है जल स्नेही, यानी कि जल की ओर आकर्षित होता है। तो ये एक सिरा इसका जल स्नेही है, एक सिरा जल भीरू है। तो ये जो है उभयधर्मी होता है, फॉस्फोलिपिड जो है उभयधर्मी होता है। और ये जल भीरू जो है ये क्या करता है, जलीय वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि ये जो है जल को पास नहीं आने देता। ये अंदर वाला जो पुच्छ वाला भाग है ये जल से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो है लिपिड जो है कुछ इस प्रकार का होता है, फॉस्फोलिपिड। और अगर बात करें प्रोटीन की तो इसको अलग करने के आधार पर 2 प्रकार का है, यानी कि कोशिका के अंदर जो प्रोटीन झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन है उसको अलग करने के आधार पर 2 प्रकार का माना जाता है। एक तो है अंगभूत प्रोटीन और एक है परिधीय प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन जिसको निकालना आसान होता है, ये जो है सतह के ऊपर पाया जाता है, ये कोशिका झिल्ली है और इसकी सतह के ऊपर पाया जाता है। और एक अंगभूत प्रोटीन जो कि आंशिक या पूर्णतः अंदर धंसे रहते हैं इस प्रकार से, तो इनको जो है निकालने में कठिनाई होती है।
तो ये 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और झिल्ली जो है लिपिड की द्विक सतही संरचना है, यानी कि जो है लिपिड जो है, ये वाले जो लिपिड है ये इस प्रकार से आपस में जोड़ करके एक दो परतें बनाते हैं, 2 लेयर बनाते हैं और झिल्ली का निर्माण होता है। ये आप ऐसे सोचो कि एक कोशिका है जिसके अंदर 2 लेयर है, एक लेयर ये है, एक ऊपर वाली है, जहां पर अंदर कोशिका के जल भरा हुआ है और बाहर भी जल है। तो जो जल स्नेही है, ठीक है, जो जल की ओर आकर्षित होता है, वो सिर वाला भाग वो बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ भी है, लेकिन जो पुच्छ वाला भाग है वो दोनों तरफ से बीच में है, ठीक है, यानी कि ये जल से सुरक्षित रहता है, जल को अंदर बाहर आने से रोकता है। और ये जो है ये जल के अंदर डूबा रहता है सिर भाग जो है, और इसके बीच में प्रोटीन धंसे रहते हैं जहां से परिवहन होता है जल का। ये जो है प्रोटीन चेन जो है ये क्या करती है, परिवहन करती है पदार्थों का, जल का। तो ये इस प्रकार से कोशिका झिल्ली दिखती है और इसको हम तरल क्रीमीर मॉडल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तरल मोज़ेक। तो थैंक यू।